भाई देखो, पहली बात, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको साइंस फिक्शन मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद है, खासकर वो स्पेस वाली हो तो क्या बात है। और दूसरी बात, मेरे को अगर कोई रेकमेंड करे कोई साइंस फिक्शन स्पेस से रिलेटेड मूवी तो मेरे अंदर आग लग जाती भाई, मेरे को उसको देखना ही है कंफर्म। मैं बिना देखे तो रह नहीं सकता, इसलिए तुम लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेंशन मत लो। और मैंने एक दिन ऐसे ही सजेशन से इंटरस्टेलर मूवी देख ली, उसके बाद मेरा माइंड ब्लो। मतलब गजब मूवी है भाई, गजब। उससे अच्छा साइंस फिक्शन स्पेस से रिलेटेड मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, मैं इतना बोल देता हूँ। इंटरस्टेलर इज द बेस्ट मूवी एवर मेड इन साइंस फिक्शन। इस मूवी का विजुअल्स, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशंस सब कुछ A1 है। मतलब एक मूवी होता है ना सर्वगुण संपन्न, बस वही मूवी ये है। और ये मूवी सर्वगुण संपन्न हो क्योंकि इसका डायरेक्टर पता है कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। और इसको इतनी सारे अवार्ड मिल चुकी है ना, गिनना भी मुश्किल है। मतलब तुम लोग गिनते गिनते थक जाओगे, पर इसका अवार्ड का सिलसिला खत्म नहीं होगा। फिर भी मैं एक छोटा सा लिस्ट तुम लोग को बताता हूँ, सिर्फ अंदाजे के लिए, और ये पूरा लिस्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। तो इस मूवी ने ऑस्कर जीता था अपने बेस्ट विजुअल्स के लिए। और पता है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किन किन चीजों के लिए हुआ था? अब सुनो, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग, इन सभी चीजों के लिए ये नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर अवार्ड के लिए। और सुनो, इसे मिला था बेफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, सैटर्न अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट राइटिंग। इसी से तुम लोग अंदाजा लगा लो कि ये मूवी कितनी ज्यादा अच्छी है। और जैसा कि तुम लोग को पता है, क्रिस्टोफर नोलन को कभी भी CGI उतना पसंद नहीं आया है। वो ज्यादातर मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए असल में ही वो चीजें करते हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल को उड़ाना हो या किसी हैंगर को प्लेन से क्रैश करवाना। क्रिस्टोफर नोलन किसी में पीछे नहीं है। तो वही इस मूवी के भी बहुत सारे सीन्स में VFX यूज नहीं हुए हैं। इस मूवी के लिए पता है, इस पूरे खेत को रियल में उगाया गया था। मतलब मूवी में तुम्हें जितना दूर तक कॉर्न का खेत दिख रहा है, वो सिर्फ इस मूवी के लिए उगाया गया था, और सिर्फ बस इस सीन के लिए इस पूरे कॉर्न के खेत को रियल में बर्बाद कर दिया गया। मतलब गजब। और पता है, इस फिल्म को बनाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने भी बहुत ज्यादा मदद की थी पूरे साइंस के डिजाइन को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्रिस्टोफर नोलन हर चीज बहुत ही ज्यादा रियल दिखाने के लिए रियल साइंटिस्टों का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि दिखाए गए कोई भी साइंस फिनोमेना गलत ना लगे। और एक इस मूवी का खतरनाक चीज, गारगेंटुआ ब्लैक होल दिखाया गया है, वो पता है एकदम रियलिस्टिक रियल ब्लैक होल के डिजाइन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। मतलब जब हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट था, रियल ब्लैक होल का इमेज कभी भी नहीं था, उस टाइम पर भी इस फिल्म ने बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट ब्लैक होल का साइज और फिगर दिखाया है। मतलब सोच के देखो, ऐसा मूवी जिसने पहले ही ब्लैक होल का रियल इमेज बना के हम लोग को दिखा दिया, ताकि हम लोग को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। इस फिल्म में जैसा साइंस दिखाया गया है ना, वो अनमैचेबल है। और इस ब्लैक होल का डिजाइन किया था किप थ्रोन। और इसका म्यूजिक भाई साहब, अगर कोई पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है और हमेशा गुस्सा दिखाता है ना, उसको भी ये म्यूजिक सुना दो, उसका भी छोटा सा माइंड, तुच्छ सा माइंड फ्रॉड हो जाएगा, वो भी बहुत ही दूर का सोचने लगेगा। इसका टाइटल ट्रैक इतना अच्छा है। हैंस जिमर एक ऐसे म्यूजिशियन है जो कि अपने म्यूजिक पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इनकी हर एक म्यूजिक मास्टरपीस होती है, जैसे कि इंटरस्टेलर का सॉन्ग ही देख लो। मतलब कि इस गाना को सुनते हमें ऐसा फील आता है कि हमारा जिंदगी कितना छोटा है, हम कितनी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। हमें लाइफ का रियलाइज होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और इसी गाना को सुन के ऐसा फील आता है कि हम लोग अपने जिंदगी को अच्छे से जी नहीं रहे हैं, जो कि हम लोग को जीना चाहिए। और जब भी मेरे को थोड़ा अकेला सा फील आता है, तब मैं इसी सॉन्ग को सुनता हूँ, ताकि माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल सके दूसरे सभी फालतू चीजों से। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसके गाने जैसा ना ही कोई गाना बना था और ना ही कोई गाना बनेगा। इसका सॉन्ग बहुत ही अनऑर्डिनरी और बेस्ट है। इसका स्टोरी तब से शुरू होता है जब धरती का हालत बहुत ही खराब हो रहा होता है। इंसानों के रहने के लायक अब धरती नहीं बचा है। हर तरफ बड़े बड़े धूल के तूफान आते हैं जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं, और धरती में इंसानों की संख्या भी बहुत ही कम बची है। और इस फिल्म की शुरुआत में एक गजब का साइंस वाला हमें सीन दिखता है, जिसमें मर्फ कहती है कि मेरे कमरे में एक भूत है। वैसे तो पहले पहले हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जब आप इस मूवी के क्लाइमैक्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा वो मर्फ का भूत कौन था। ऐसा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है ना, वो गजब है। कैसे उसके पापा ब्लैक होल के कोर यानी कि सिंगुलरिटी में जाकर अपने बेटे से बात कर पाते हैं। कैसे इसमें दिखाया गया कि ग्रेविटी से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज है, वो है लव। और इस फिल्म में एक वार्म होल को भी दिखाया गया है, जो कि इतना हमें रियलिस्टिक फील देता है कि लगता है कि हम लोग सच में वार्म होल के अंदर है। हाँ, अगर इस फिल्म को तुमने IMAX में देख लिया, तब तुम लोग को लगेगा कि तुम लोग जन्नत में पहुंच गए हो। और इस मूवी के आखिर में जब 5th डायमेंशन को भी दिखाया जाता है, उस सीन में भी साइंस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और इस पूरे फिल्म का सबसे इमोशनल सीन, जब कूपर अपने कुछ साथियों के साथ
साथ उस मिलर्स प्लेनेट पर उतरता है, जो कि गारगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। तब हमें उसमें दिखाया जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन। पहले मैं इस थ्योरी को अपने सिंपल भाषा में तुम लोग को समझा देता हूँ ताकि तुम लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए इस सीन के बारे में। इमेजिन करो स्पेस में एक मैस है, बहुत ही बड़ा गद्दा जैसा चीज है, और जिस चीज की जितना ज्यादा ग्रेविटी वो उतना ही उस मैस को बैंड कर पाएगी और उसमें टाइम उतना ही स्लो चलेगा। और इसी चीज में पता है थियोरेटिकली कहा जाता है कि ब्लैक होल इस मैस को इन्फिनिट टाइम तक बैंड कर लेता है, यानी ब्लैक होल में टाइम नहीं चलता। और ये प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा करीब होने के कारण यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, यानी कि यहाँ का 1 घंटा स्पेस के कई सालों के बराबर होगा। और अनफॉर्चुनेटली कूपर और उनके टीम एक साथी को स्पेस में ही छोड़ते हैं ताकि वो रुक कर ध्यान रख सके, और बाद बाकी टीम पूरा मिलर्स प्लेनेट पे उतरता है। और उसके बाद वो जो ऊपर आके अपने दोस्त से मिलता है और उसका दोस्त जो कहता है वो माइंड ब्लोइंग है। 23 years, 4 months, 8 days. मतलब मिलर्स प्लेनेट पर चंद मिनटों के लिए रहने पर ही उसके दोस्त का एज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और उस एग्जैक्ट मोमेंट पर कूपर की बेटी यानी मर्फ, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में छोटी थी, वो बड़ी हो चुकी, उसकी शादी भी हो गई है, ऊपर से उसके बच्चे भी हो गए हैं। मतलब ये टाइम डायलेशन जो सीन है, ये पूरा ही सीन माइंड ब्लो कर देने वाला चीज है, किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। और इस फिल्म ने आइंस्टाइन का जो इज्जत रखा है भाई साहब, आइंस्टाइन की इस थ्योरी को इतना एग्जैक्ट तरीके से दिखाया गया कि किसी को भी समझ में आ जाए। इसीलिए मैं हमेशा से कहता था कि मूवी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है नॉलेज के लिए और यूनिवर्स दुनियादारी को जानने के लिए, क्योंकि मूवी से हम किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से दर्शा सकते हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, साइंस हो, कॉमेडी हो या फिर जादू हो। मूवीज में हम अपने इमेजिनेशन को दर्शाते हैं लोगों को, ताकि वो समझ पाए कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। और मूवी के एंडिंग में जब कूपर अपने बेटी से मिलता है तब वो लिटरली बूढ़ी हो चुकी होती है और कूपर तब भी जवान था।